हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की चर्चा तो करते ही हैं। उसके बाद हम आंसर राइटिंग भी करने का प्रयास करते हैं, 5 एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो आंसर राइटिंग से संबंधित है। उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप बात करें पीडीएफ की, तो आप हमारे चैनल @घटना सूत्र में जाके पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और एडिटोरियल डेली देखने के लिए बेल आइकॉन भी यहाँ पे दबाएं। पहला जो प्रश्न है आज का, जो उत्तर लेखन का है, पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए भौतिक कनेक्टिविटी की आवश्यक आवश्यक हो गई है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो ये करनी है कि पूर्वोत्तर, यहाँ पे तो पहला आपको ये मान के चलना कि एक तो पूर्वोत्तर में क्या आर्थिक समानता भी नहीं है ना। तो इसके अगेंस्ट इसको बढ़ावा देने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे भौतिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, है ना, जिससे ट्रेड को क्या कर सके, इजी किया जा सके। उसके महत्व की यहाँ पे बात कर रहा है। दूसरा, इस क्षेत्र के अलगाव की समस्या में कम करने में चल रहे आधारभूत संरचना परियोजना कैसे सहायक है। अब ये भी यहाँ पे आपको मानना है कि सरकार यहाँ पे प्रोजेक्ट चला रही है, लेकिन वो कैसे हेल्प कर रहा है उसको ग्रोथ करने में, उस एरिया को विकास में कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसकी विश्लेषण करना है यहाँ पे। साथ ही बताएं कि केवल कनेक्टिविटी क्यों समान विकास सुनिश्चित करने में अपर्याप्त हो सकती है। अब यहाँ पे आपको सीमाएं भी बताना है कि ये जो कनेक्टिविटी है क्या पर्याप्त है, क्या ऐसी कोई सीमा नहीं है कि रोड और एयरवे और इससे कनेक्टिविटी देकर हम क्या कर सकते हैं, पूरा विकास कर सकते हैं। तो इसको लेके आपको अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग उत्तर के जो लेखन है उसको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे तो आप बताएंगे कि आखिर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, वो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, भौगोलिक जो स्थलाकृति अगर कहें, इसके अलावा जो ऐतिहासिक उपेक्षा कहें, उसका शिकार रहा है, जिस वजह से भारत की मुख्य धारा के साथ विकास में ये आगे नहीं बढ़ सका है। इसलिए यहाँ पे सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो इस तरह से भूमिका आप यहाँ के बेहतर भूमिका एक तैयार यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे चुनौती दिखाते हुए सरकार के प्रयास को यहाँ पे दिखा के छोड़ दें, क्योंकि आगे आप मुख्य भाग में चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर मुख्य भाग को आप 2 भागों में बाँटेंगे। पहला आप ये बताएँ कि अलगाव को कम करने के लिए आधारभूत जो संरचना है, वो कैसे योगदान दे रही है? आधारभूत संरचना कैसे योगदान दे रही है? जैसे अब आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दें कि सड़क मार्ग हो गया, राजमार्ग हो गया, सड़क राजमार्ग हो गया। भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में भारत के जो सभी जो कनेक्टिविटी उसको बेहतर करना, जिससे व्यापार को आसान बनाया जा सके, समन्वित प्रयास यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा रैपिड रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उसी की तरह चल रहा है जो नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा ट्रांस अरुणाचल जो राजमार्ग वह बेहतर यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग राज्य हैं, उनके बीच में राज्य सरकारों द्वारा भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो सड़क मार्ग द्वारा विकास परियोजना, फिर उसके अलावा रेल नेटवर्क परियोजना, यहाँ पे रेल नेटवर्क, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे दूर दराज क्षेत्रों में रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है। इससे रेल नेटवर्क जो परियोजना उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह हवाई कनेक्टिविटी, उड़ान जैसी स्कीम्स को तो उनको चलाया ही जा रहा है, जहाँ पे सिक्किम का पाक्योंग है, त्रिपुरा का अगरतला और विभिन्न क्षेत्रों को यहाँ पे जोड़ने की दिशा में यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सीमा से जुड़ी संरचनाएं अगर आप देखें, भारत म्यांमार थाईलैंड, आपने सुना होगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड के बीच में एक जो रेड नेटवर्क है, इसको बनाए जाने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना, डिजिटल इंफ्रा। डिजिटल इंफ्रा में कैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी करना है, जिससे ई गवर्नेंस को बेहतर किया जा सके, टेलीमेडिसिन को बेहतर किया जा सके, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। उस तरह से ये यहाँ पे प्रयास चल रहे हैं। ये तो आपने मुख्य भाग का आधा भाग बता दिया। अब यहाँ पे दूसरे भाग में आपको ये चर्चा करनी है कि कनेक्टिविटी, एक तो ये भी चीजें बता सकते हैं कि आप काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि भारत सरकार यहाँ पे मैप भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये आप यहाँ पे मैप दिखा दिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को, यहाँ पे बंगाल को यहाँ से म्यांमार से कनेक्ट करवा दिया और यहाँ पे ऐसे इसको कनेक्टिविटी यहाँ पे आपने दे दी। ठीक है। दूसरा, केवल कनेक्टिविटी आवश्यक नहीं है, और भी चीजें की आवश्यकता यहाँ पे है। चुनौतियां यहाँ पे बेसिकली आपको बतानी है। चुनौतियां क्या है? एक तो क्या है, आधारभूत ढांचे की कमी तो है ही। दूसरा, यहाँ पर सेवा आधारित उद्योग रोजगार सृजन की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पे देखी जा रही है। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। पर्यावरण का लगातार ह्रास हो रहा है। आप देखें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, किसी भी राज्य में जाएंगे तो जो वन का आवरण है, हर बार यहाँ पे कम होता जा रहा है। इसके अलावा 3 तरफ से सीमा में चिंताएँ देखने को मिल रही है। एक तो बांग्लादेश से अप्रवासन देखने को इन्हीं राज्य में मिलता है ना? लगातार माइग्रेशन होता रहता है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा चाइना से आप देखें, चाइना से इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ड्रग वगैरह की ट्रैफिकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर म्यांमार में आपको पता है कि म्यांमार से जो समस्या है, जो एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादियों की जो समस्या यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो ये सारी समस्याएँ भी यहाँ पे है।
क्या निष्कर्ष में आप बताएं कि समस्याओं के बावजूद भारत सरकार ने यहाँ पे लगातार प्रयास किया और वर्तमान में हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है भारत की मुख्य धारा से बेहतर से जुड़ाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरकार ने बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट चला, आईआईटी की स्थापना की है वहाँ पे, इसके अलावा एयरपोर्ट्स की स्थापना की है। तो सरकार यहाँ पे लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत या भारत को एक बनाने का जो प्रयास सरकार के यहाँ पे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे निष्कर्ष को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आज के दूसरे प्रश्न की। आज के दूसरे प्रश्न में बात करेंगे, भारत में खराब होते पर्यावरणीय स्वास्थ्य संकेतक विकासात्मक योजना की गहरी संकट को दर्शाते हैं। जलवायु झटकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य की खामियां, बढ़ती आर्थिक सुरक्षा के अंतर संबंध का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, पहला तो आपको ये बताना है कि भाई पर्यावरणीय स्वास्थ्य संकेतक विकासात्मक योजना की गहरी संकट को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, विकासात्मक प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आज की डेट में जो विकासात्मक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनमें पर्यावरणीय ह्रास तो देखने को मिल रहा है, ये तो अटल सत्य है। उसमें वायु प्रदूषण देखने को हो, चाहे बढ़ती हीट वेव हो, कुपोषण हो, सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, किसी रिपोर्ट का हवाला हो तो वह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मुख्य भाग में आप बताएंगे कि इन तीनों में अंतर संबंध कैसे है, मतलब जलवायु झटके जो हो रहे हैं, अब सार्वजनिक स्वास्थ्य की कमी है, आर्थिक असुरक्षा, इन तीनों में अंतर संबंध कैसे है। क्योंकि देखिए, जलवायु जब झटके होते हैं तो इस वजह से जलवायु आधारित समस्याएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन खराब, जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ा, बाढ़ बढ़ा, सूखा बढ़ा, नए नए रोग निकल के आए। अब नए नए रोग निकल के आए तो उससे क्या हुआ कि उसके बीमारियां हुई, और बीमारियों से स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कम है, अब इंफ्रा कम है तो हम प्रॉपर यहाँ पे उनका इलाज नहीं कर पाए। इससे जो पैसा था, सेविंग वगैरह थी, वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल वहां पे हमारी खर्च हुई। तो क्या हुआ, जलवायु झटके हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की कमियां। तो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिली, किस तरह से कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर वायु और जल प्रदूषण की समस्या यहाँ पे आपको बताना है कि भाई जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट वायु प्रदूषण पर पड़ रहा है, जल प्रदूषण पड़ रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है, अस्थमा जैसे रोग हो रहे हैं, अन्य अन्य रोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर पानी में जो समस्या है उसके वजह से आप देखोगे कि जो पेट संबंधी, श्वसन संबंधी रोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा के बोझ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ऑलरेडी भारत की रैंकिंग 125 से 111वीं हो गई है। समस्या यहाँ पे तीव्र और यहाँ पे बढ़ती जा रही है। शहरीकरण का जो दबाव है लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। इस तरह से आपको बताना है। फिर एक रोड मैप आप बताइए कि किस तरह से हमें कार्य किया जाना चाहिए। भाई रोड मैप तो बताना आपको ज़रूरी है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम उतना ही बनाएँ जितना हम यूज़ कर सकें। जलवायु सह कृषि को बढ़ावा, संधारनीय खेती को बढ़ावा, सतत कृषि के संबंध में कल हमने मुख्य परीक्षा पे आंसर लिखा था। सतत कृषि को बढ़ावा, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए जो मृदा प्रदूषण उसकी समस्या देखने को ना मिले। टिकाऊ या सस्टेनेबल शहर, कंक्रीट का यूज कम से कम होना चाहिए। ग्रीन जो बिल्डिंग कोड है वो होना चाहिए। कूल रूफिंग को बढ़ावा देखने को मिलना चाहिए, है ना। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को यहाँ पे इंश्योर किया जाना चाहिए। मनरेगा वगैरह में काम यहाँ पे मिलना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे पीएमजे योजना, आयुष्मान भारत योजना को यहाँ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनका तुरंत निदान यहाँ पे किया जा सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहाँ पे आपको सजेशंस में यहाँ पे अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत की जो विकास प्रक्रिया है पुनः समायोजित करने की आवश्यकता है, और यहाँ पे इस दिशा में हम आगे इस तरह से बढ़ सकते हैं। ये तो हमने मुख्य परीक्षा देखे, और हम प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न बात कर रहा है अरब सागर में, ये में शेखर, सॉरी, सोमाली जो प्रवाह है साल भर अरब सागर में घड़ी की दिशा में बहता है। अब देखिए, ये सही है गलत है, इसके बारे में बताना है आपको। तो ये बात एकदम सही है यहाँ पे सोमाली प्रवाह के संदर्भ में। दूसरा, सिंधु समुद्री घाटी अरब सागर की प्रमुख समुद्र के नीचे की विशेषता है, तो ये यहाँ पे गलत है। सिंधु समुद्र तलछट की विशेषता तलछट द्वारा बनी हुई है, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर जो बी है इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें ये क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज की विशेषता है। दूसरा, सिंधु घाटी अरब सागर में एक प्रमुख समुद्र तल घाटी है, ये बात यहाँ पे सही है। तीसरे स्टेटमेंट, अरब सागर की लवणता बंगाल की खाड़ी से कम है, लेकिन यहाँ पे क्या करें कि अरब सागर की लवणता जो है बंगाल की खाड़ी से ज्यादा है, ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अरब सागर की लवणता बंगाल खाड़ी से कम है, ये स्टेटमेंट गलत है। बंगाल खाड़ी में अगर आप देखें अलग अलग नदियां मिलती हैं, गंगा मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, महानदी मिलती है, जिससे ऑलरेडी वहाँ पे लवणता कम हो जाती है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चौथा स्टेटमेंट, सोमाली व अरब तटों के पास ऊपरी जल प्रवाह अपवेलिंग दक्षिण पश्चिम मानसून की देरी से शुरू होता है, ये गलत है। ऊपरी जल प्रवाह है, समुद्र की सतह को ठंडा करता है, जिससे दबाव में बदलाव आता है और दक्षिण पश्चिम मानसून को बढ़ावा मिलता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे चौथा भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा केवल एक।
एपीओ के बारे में बताने कि एपीओ अपने कोर कार्यों के तहत सदस्य देशों के सीधे औद्योगिक परियोजना को वित्त पोषित व लागू करता है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि एपीओ अपने कार्य सीधे औद्योगिक परियोजना को वित्त पोषित लागू करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एपीओ एक अंतर सरकारी संगठन जो उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है या प्रशिक्षण कार्यशाला शोध क्षमता निर्माण प्रकार करता है, सीधे परियोजना को फंडिंग यहाँ पे नहीं करता। दूसरा, एपीओ अपना ग्रीन उत्पादकता पहल के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही। जैसे खिचड़ी उत्खनन के संबंध में बताना प्रमुख खोज प्रारंभिक शहरी विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पे बात देखें तो ईसा पूर्व लगभग 200 के आसपास ईंट के ढांचे, रिंग, कुएं, ग्रेफिटी अंकित मृतिका यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला कृषि पूर्व जीवन शैली, ये ऑप्शन गलत है। मध्यकालीन काल की कलाकृति, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन भी यहाँ पे इससे गलत होगा। खिचड़ी उत्खनन स्थल तमिलनाडु के प्राचीन शहरी बस्ती के प्रमाण प्रस्तुत करता है जो संगम से संबंधित है। यह मिली खोज ईंट के मकान, जल निकासी के लिए रिंग, कुएं, तमिल ब्राह्मी लिपि, ग्रेफिटी वाली मिट्टी की वस्तुएं, यहाँ पे कार्बन डेटिंग से पता चलता है ये बस्ती लगभग 200 ईसा पूर्व की है। यह खोज दक्षिण भारतीय जो सभ्यता है उसके केवल कृषि प्रधान व जनजाति होने के पूर्वाग्रह को चुनौती देती है। चौथा प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है अमृत भारत रेलवे स्टेशन रेलवे योजना के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर विचार यह करना है, यह योजना मुख्य रूप से सौंदर्यीकरण के लिए यात्री सुविधाओं के विकास पर नहीं है। दूसरा, इसका उद्देश्य रेलवे को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये वाला गलत है, यात्री विकास के लिए है ना, ऑब्वियस है। यह योजना तात्कालिक सुधार योजना है, दीर्घकालिक विकास योजना नहीं, बल्कि गलत है, दीर्घकालिक विकास योजना तात्कालिक नहीं है। तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में बताना है कि केआरसीएल पूरी तरह से रेलवे मंत्रालय की सहायक कंपनी से राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं है। अभी सही गलत है आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसमें राज्य सरकार की भागीदारी है। दूसरा, कोंकण रेलवे मुख्य रूप से यात्री ट्रैफिक के लिए बहु सामग्री परिवहन न्यूनतम, क्योंकि भूगोल यहाँ पे कठिन है। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कोंकण रेलवे 1999 में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा रोरो सेवा शुरू की गई जो भारी ट्रकों को रेलवे से ले जाने में सक्षम बनाती है, वो सामग्री परिवहन में मदद करती है। तो ना तो एक ना तो दो। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।